तो देखो प्यारे साथियों, आज हमारा 2 वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया। क्या जो इसका वो था, क्या क्या बोल रहा था मैं भाई साहब? हाँ, कार्टोग्राफी का जो परिचय था, कार्टोग्राफी का जो इतिहास था, वो हमने कंप्लीट कर दिया 2 वीडियो में। बिल्कुल फुल डिटेल से, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। हम कॉलेज लेक्चरर बेस पर पढ़ रहे हैं। जेआरएफ वालों, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है आपके पास पढ़ने के लिए, इसलिए आप भी कॉलेज लेक्चरर बेस पर पढ़ो, क्योंकि 2020 का जैसा पेपर भी आ जाए तो भी दिक्कत ना हो। ठीक है? तो इसलिए कॉलेज लेक्चरर बेस पर पढ़ो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ बेस पर। ठीक है? तो हमारा उसके हमने इतिहास के बारे में पढ़ लिया था, मानचित्र कला से रिलेटेड जो विद्वान थे उसके बारे में पढ़ लिया था, कार्टोग्राफी शब्द की उत्पत्ति पढ़ ली थी, जनक पढ़ लिए थे। ठीक है? ओवरऑल हमने जितना इतिहास था मानचित्र कला का, कार्टोग्राफी का, वो सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, मानचित्रों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। ठीक है? तो इसको देखो ध्यान से, बहुत शानदार टॉपिक है। देखो, मानचित्र के वर्गीकरण के आधार। देखो भाई साहब, एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? मानचित्र वर्गीकरण के 4 प्रमुख आधार हैं। कितने आधार हैं? 4। मानचित्र वर्गीकरण के 4 प्रमुख आधार हैं। एक है मापनी, एक है स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा, एक है मानचित्र की विषय वस्तु या उद्देश्य, एक है रचना शैली। तो मानचित्र वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4 प्रमुख आधार हैं, जिसमें एक है मापनी, दूसरा है स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा, तीसरा है मानचित्र की विषय वस्तु या उद्देश्य, और चौथा है रचना शैली। ये 4 आधार हैं जिनके आधार पर मानचित्रों का क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन से? आंख बंद करो, याद करो, यही याद करना है, बाद में नहीं पढ़ना। मापनी, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा, मानचित्र की विषय वस्तु या उद्देश्य, और रचना शैली। उसके बाद देखो भाई साहब, देखो मापने के अनुसार मानचित्रों में भेद, काइंड्स ऑफ मैप अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो मापनी के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। मापनी क्या होती है? स्केल होती है, मतलब मानचित्र का मापन। आप कोई भी मानचित्र देखना, कोई सा भी एटलस उठाकर, कोई सा भी मानचित्र, उसमें कॉर्नर में इस तरीके से एक टेबल बनी हुई होती है। ठीक है? यहाँ पर RF लिखा होता है, फिर लिखा होता है 1:2 लाख सेंटीमीटर। ध्यान रखना एक बात और, ये RF क्या है? अंश बटा हर है। क्या है? RF का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। तो यहाँ पर अंश सदैव 1 रहता है, हर का मान बदलता रहता है। ये मैं आगे बताऊंगा जब मैं मापनी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है? तो अंश का मान सदैव 1 रहता है, हर का मान बदलता रहता है। अंश और हर दोनों सदैव एक ही किस में होते हैं? इकाई में होते हैं। यदि अंश का मान सेंटीमीटर में होगा तो हर भी सेंटीमीटर में होगा, यदि हर सेंटीमीटर में है तो अंश भी सेंटीमीटर में होगा। मतलब इन दोनों इकाइयां जो दोनों हैं, अंश और हर है, ये दोनों सदा सेम इकाई में होते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो 1:2 लाख लिखा हुआ है, 2000 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 1:2 लाख सेंटीमीटर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई साहब आपका जो ये मानचित्र है ना, जिसके नीचे RF बराबर 1:2 लाख सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपका जो ये मानचित्र है ना, मानचित्र में यदि आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चलोगे तो समझो आप धरातल पर कितने डिस्टेंस चल रहे हो? 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक है? मतलब मानचित्र की 1 सेंटीमीटर बराबर है धरातल के 2 लाख सेंटीमीटर के। ये हम मापने में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है? तो मापनी 2 प्रकार की होती है, एक होता है वृत्त मापनी, एक होती है वृत्त मापनी जिसको हम लार्ज स्केल बोलते हैं, एक होती है लघु मापनी जिसको हम स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। मापनी के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के, एक वृत्त मापनी मानचित्र, एक लघु मापनी मानचित्र। अब देखो, यहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मैं यदि अब पूछूं प्रेजेंट टाइम में कि 1:20
और 1:200। ठीक है, इन दोनों में मैं पूछूं कि भाई साहब दोनों में से बड़ी मापनी किसकी है, तो हमारी सीधी साइकोलॉजी जाती है कि भाई साहब यहाँ 200 है, यहाँ पर 20 है, बड़ी मापनी यही है, क्योंकि यहाँ पर 200 है, वहाँ पर तो 20 ही है। लेकिन भाई यहाँ सब उल्टा है। जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये मान बढ़ता जाएगा, मापनी घटती जाएगी। यहाँ पर 1:20 मापनी बड़ी है 1:200 की तुलना में। यदि हम लिख दें 1:2000, तो 1:2000 मापनी छोटी है, यहाँ पर सबसे छोटी मापनी है 1:2000। और यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ 1:20000, ठीक है, तो अब देख लो 1:20, 1:200, 1:2000 और 1:20000। तो यहाँ पर जो 1:20 है सबसे बड़ी मापनी है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए यदि किस पर, 1:200, ये इससे छोटी मापनी है। फिर बात की जाए 2000, तो 1:2000 है जो 1:200 से छोटी मापनी है। और फिर बात की जाए 1:20000, तो जो 1:20000 है वो 1:2000 की तुलना में छोटी मापनी है। तो यदि इन चारों संख्याओं में देखी जाए तो सबसे बड़ी मापनी है 1:20 और सबसे छोटी मापनी है 1:20000। ठीक है, तो दिमाग में एक बात सेट करनी है कि जैसे जैसे संख्यात्मक रूप से मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मापनी छोटी होती जाएगी। अब भाई लोगों आप सोचोगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। अरे मैं समझाता हूँ मेरे प्यारे लाडलो। देखो देखो, एक तो लिखो ये क्या है, 1:20 है, क्या है 1:20 है। ठीक है, अब हम इसको, अभी मैंने क्या बताया था कि मापनी अंश बटा हर के रूप में होती है। यदि हम इसको ऐसे लिखें 1/20, तो मान कितना आएगा, 0.05 आएगा। कितना आएगा, 0.05। सॉरी, 2 बार पॉइंट लगा दिया मैं। तो कितना आएगा, 0.05। यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, हम लिखते हैं 1/200, तो मान कितना आएगा, 0.005। फिर यदि इसके अकॉर्डिंग चले 1:2000, तो भाग देने पर मान कितना आएगा, 0.0005। अब बताओ, यदि इनको हम भाग देते हैं, अंश बटा हर में बदलते हैं, यहाँ पर एक में 20 का भाग लगेगा, यहाँ पर एक में 200 का भाग लगेगा, यहाँ पर एक में 2000 का भाग, और यहाँ पर एक में 20,000 का भाग, क्योंकि ये क्या है, अंश बटा हर के रूप में मान है। एक क्या है, यहाँ पर अंश है, और 20 क्या है, हर है। यहाँ 200 हर है, यहाँ पर 2000 हर है। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, यदि इन तीनों मानों में देखें तो ये वाला मान बड़ा है, उससे कम ये वाला मान है, और ये वाला मान सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से संख्यात्मक रूप से मान बढ़ेगा तो समझो मापनी छोटी हो रही है, और संख्यात्मक रूप से मान घटेगा तो समझो मापनी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद देखो दो प्रकार की, एक वृद्ध मापनी मानचित्र, एक लघु मापनी मानचित्र। अब मैं बता देता हूं यहां पर क्या होने वाला है। देखो देखो प्यारे साथियों, बताता हूं मैं आपको। वृत्त मापनी मानचित्र, लार्ज स्केल मैप, छोटे क्षेत्रों को अपेक्षाकृत वृत्त मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। जो छोटे क्षेत्र होते हैं ना, उनको किसके द्वारा दिखाया जाता है, बड़ी मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें धरातल को विस्तृत रूप से दिखाया जाता है। ठीक है, आप देखना भारत का और वर्ल्ड का मानचित्र, या भारत का और अपने खुद का स्टेट जो भी है, राजस्थान वगैरह जो भी, दोनों का मानचित्र देखना आप। तो जब दोनों का मानचित्र देखोगे तो भाई साहब आपको वहाँ पर एक बात देखने को मिलेगी। वो बात ये है, यदि ये है क्या, हमारा वर्ल्ड का मानचित्र, और ये है हमारा इंडिया का मानचित्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो मापनी है वो क्या लिखी रहेगी, 1:2 करोड़। माना कि हम 1:2 करोड़ लिख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर मापनी क्या होगी, 1:1 करोड़। 1 करोड़ भी कहाँ रहेगी, 20 लाख मान लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है ना ये, 20 लाख। ठीक है,
भारत का मानचित्र की मापनी 1:20 लाख है, वर्ल्ड के मानचित्र की मापनी 1:2 करोड़ है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब जिस पेज पर वर्ल्ड का मानचित्र होगा वो पेज बड़ी साइज का होगा, ऐसा तो होता नहीं है। पेज उतनी साइज का होता है जितनी साइज में, जितने साइज के पेज में इंडिया का मानचित्र है उसी साइज के पेज में वर्ल्ड का मानचित्र है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जो वर्ल्ड का मानचित्र है उसमें क्या हो रहा है कि वहां पर भाई साहब 1 सेंटीमीटर में 2 करोड़ सेंटीमीटर को दिखाया जा रहा है। मतलब वर्ल्ड के मानचित्र में यदि आप 1 सेंटीमीटर का मान निकालते हो तो वो कितना आएगा, धरातल पर 2 करोड़ आएगा। ठीक है, और यदि ये बात हम इंडिया के मानचित्र में करें तो वहां पर जो 1 सेंटीमीटर का मान है वो कितना है, 20 लाख। ठीक है, मतलब इंडिया के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर चलोगे तो धरातल पर आपको 20 लाख सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो जब आप वर्ल्ड का मानचित्र देखते हो तो उसमें भारत भी इतना सा दिखता है ना। वर्ल्ड का मानचित्र देखते हो तो उसमें भारत भी इतना सा दिखता है, लेकिन यदि आप भारत का मानचित्र देखोगे तो उसमें आपका स्टेट इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा तो दिखेगा, जबकि वर्ल्ड के मानचित्र में भारत इतना सा दिख रहा है। तो उससे मतलब क्या हो रहा है, वर्ल्ड के मानचित्र, जो वर्ल्ड का मानचित्र वो कैसा है, लघु मापनी का मानचित्र, और इंडिया का मानचित्र कैसा है, वृहद मापनी का मानचित्र। तो इन दोनों में देखोगे तो क्या पता चलेगा कि भाई साहब जो इंडिया का मानचित्र है उसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी दिखाया गया है। किसको, छोटी छोटी चीज़ों को भी स्पेशल तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो राजस्थान है वो इतनी बड़ी साइज में, इंडिया के मानचित्र में राजस्थान इतनी बड़ी साइज में है, तो इसमें राजस्थान को थोड़ा खुल के दिखा दिया गया। जबकि वर्ल्ड के मानचित्र में तो इंडिया इतना है, वहाँ पर तो केवल इंडिया की बाउंड्री शेडिंग से दिख रही है हमें, उसमें ना कोई नदी दिख पा रही ना कोई पर्वतमाला, केवल इंडिया दिख रहा है इतना सा। तो इससे कॉन्क्लूजन निकल रहा है कि जो बड़ी मापनी के मानचित्र होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों को भी अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है, धरातल पर जो विस्तृत क्षेत्र है उसको सही ढंग से दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये बात कहना चाहता था मैं ओवरऑल आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो, छोटे क्षेत्रों की अपेक्षाकृत वृहद मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। जो भी छोटे क्षेत्र हैं, जैसे आप अपना जिला का मानचित्र बनाना चाहो, राजस्थान का मानचित्र बनाना चाहो, तो ये क्या छोटे मानचित्र हैं, तो ये वृहद मापनी पर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मान कम होता है, और यदि आप इंडिया का मानचित्र बनाओ तो वो लघु मापनी पर होगा, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसमें धरातल को विस्तृत रूप से दिखाया जा सकता है। भाई साहब मैंने बताया दिया आपको, वर्ल्ड के मानचित्र में भारत इतना दिख रहा है और भारत के मानचित्र में राजस्थान इतना दिख रहा है। इस राजस्थान में हम भाई साहब सारी नदियों को दिखा सकते हैं, लेकिन इस भारत के मानचित्र में हम भारत की सही ढंग से सीमा भी नहीं दिखा सकते, नदियां तो बहुत दूर की बात है। तो जो लघु मापनी का मानचित्र है उसमें क्या होता है, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो सही ढंग से दिख पाती हैं, जैसे हमारे देश की बाउंड्री सही ढंग से दिख पा रही है। जो वृहद मापनी का मानचित्र है उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी सही ढंग से दिख जाती हैं। इतना बड़ा राजस्थान है, वर्ल्ड के मानचित्र में आप कोई नदी भी दिखा सकते हो, आप कोई पर्वतमाला भी दिखा सकते हो सही ढंग से। ठीक है, और ना तो राजस्थान ही अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना, वृहद मापनी के मानचित्र में धरातल को विस्तृत रूप से दिखाया जा सकता है। अब देखो आगे, देखो इसमें धरातल की छोटी छोटी आकृतियों को विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। धरातल की जो छोटी छोटी आकृतियां हैं उनको विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। धरातल की जो छोटी छोटी आकृतियां ना उनको भी विस्तृत रूप से दिखाया जाता है। उदाहरण दोबारा समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। मैंने बोला कि भाई साहब आपको 2 मानचित्र बनाने हैं, मैंने A4 साइज के 2 पेज दे दिया आपको, A4 साइज के 2 पेज दे दिया, और मैंने बताया कि भाई इसके ऊपर बनाओ आप इंडिया का मानचित्र और इसके ऊपर बनाओ आप राजस्थान का मानचित्र। तो इसमें तो भाई साहब आप केवल विशेष विशेष क्या दिखाओगे, केवल राज्यों को ही दिखा पाओगे कि भाई जितने राज्य हैं उन्हीं को दिखा पाओगे। जबकि यहाँ राजस्थान के मानचित्र में आप जिलों को दिखा दोगे, राजस्थान के जितने जिले हैं उनको भी दिखा दोगे। मतलब ये क्या है, वृहद मापनी का मानचित्र,
भारत का क्या है, लघु मापनिका मानचित्र। वृहद मापनिका मानचित्र, इसमें हम जिलों को भी दिखा रहे हैं, मतलब छोटी छोटी आकृतियों को भी दिखा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी दिखा रहे हैं। वहीं लघु मापनिका जो इंडिया का मानचित्र है, यहाँ पर तो हम भाई साहब जिलों को तो ढूंढ ही नहीं सकते। यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, केवल स्टेट स्टेट दिखा रहे हैं सही ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे, छोटी छोटी आकृतियाँ नहीं दिखा पा रहे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इतना ज़्यादा भी वो नहीं हुआ, समझ गए होंगे। अब हम बात करें वृहद मापनिके मानचित्रों की, तो देखो वृहद मापनिके मानचित्र ये 3 है: भूसंपत्ति मानचित्र, नगरों के प्लान और स्थलाकृतिक मानचित्र। कैडेस्ट्रल मैप, सिटी प्लान और टोपोग्राफिकल मैप। कैडेस्ट्रल मैप, टोपोग्राफिकल मैप और सिटी प्लान मैप, ये क्या है भाई साहब, क्या है ये है वृहद मापनिके मानचित्र। जो नगरों का प्लान है वो भूसंपत्ति मानचित्र में ही शामिल है। तो स्पेशली ये ध्यान रख लो कि वृहद मापनिके मानचित्र 2 होते हैं, एक भूसंपत्ति मानचित्र जिसको कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं, एक स्थलाकृतिक मानचित्र जिसको हम टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, बस ये 2 शब्द ध्यान रख लो। अब आगे चलो भाई, मानचित्र जो 1:2.5 लाख या उससे बड़ी मापनी पर बने होते हैं भाई साहब, वो समस्त मानचित्र जो 1:2.5 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1:2.5 लाख या उससे बड़ी मापनी पर बने होते हैं, वो कैसे मानचित्र होते हैं, वृहद मापनी मानचित्र होते हैं। अब वृहद मापनी, बड़ी मापनी का मतलब बताओ, बड़ी मापनी का मतलब लिख लो यहाँ पर, यदि आप कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पर बड़ी मापनी का मतलब क्या है, 0 से लेकर 1:2.5 लाख तक का मान। ठीक है, 1:0 से लेकर 1:0 से लेकर, मैं 0 बता रहा हूँ, बाकी 0 होता नहीं है, 1 कर लो, 1:1 सेंटीमीटर से लेकर 1:2.5 लाख के बीच का जो सॉरी दोबारा से सुनो, 1:1 से लेकर 1:2.5 लाख की मापनी के बीच में जो मानचित्र बनते हैं वो कैसे होते हैं, वृहद मापनी के मानचित्र होते हैं। कैसे होते हैं, वृहद मापनी के मानचित्र होते हैं। ठीक है, तो 1:2.5 लाख या इससे बड़ी मापनी का मतलब है कि नीचे की ओर आना, 2.5 लाख से 1 की ओर आना। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ो लघु मापनी मानचित्र। ये क्या है भाई साहब, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार इसका नाम इंग्लिश में क्या है, स्मॉल स्केल मैप। लघु मापनी मानचित्र बड़े क्षेत्रों को अपेक्षाकृत छोटी मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। जो बड़े क्षेत्र हैं उनको छोटी मापनी के द्वारा दिखाया जा रहा है, जैसे वर्ल्ड का मानचित्र, इंडिया का मानचित्र। ठीक है, ये क्या है, बड़े क्षेत्र हैं, इनको हम लघु मापनी के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में एग्जाम्पल दे दिया, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। लघु मापनी मानचित्रों में धरातल पर बनी कुछ ही आकृतियों को दिखाया जा सकता है। भाई साहब, जब आप एक पेज में राजस्थान का मानचित्र बनाओगे और उसी पेज में आप वर्ल्ड का मानचित्र बनाओगे, तो भाई साहब आप जहाँ वर्ल्ड का मानचित्र बनाओगे तो वहाँ तो आप छोटे छोटे देशों को भी नहीं दिखा सकते, और यदि उसी पेज पर आप राजस्थान का मानचित्र बनाते हो तो आप सभी जिलों को भी बहुत सही ढंग से दिखा सकते हो। तो अब समझ में आ गई होगी, राजस्थान का मानचित्र वृहद मापनी का मानचित्र है, वर्ल्ड का मानचित्र लघु मापनी का मानचित्र है। लघु मापनी के मानचित्र में आप वर्ल्ड का मानचित्र बना रहे हो जिसमें आप छोटे छोटे देशों को भी नहीं दिखा पा रहे हो। वहीं वृहद मापनी के मानचित्र में आप राजस्थान का मानचित्र बना रहे हो जिसमें सभी जिलों को भी सही ढंग से दिखा पा रहे हो। तो अब समझ में आ गई होगी बात, लघु मापनी के मानचित्र में छोटी छोटी आकृतियों को नहीं दिखाया जा सकता, इसमें जो बड़ी आकृतियां हैं, जो विशेष आकृतियां हैं, उन्हीं को ही दिखाया जाता है। ठीक है, वहीं जो वृत्त मापनी के मानचित्र होते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी आकृतियों को भी बिल्कुल आसानी से दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, देखो लघु मापनी के मानचित्र 2 तरीके के होते हैं। एक दीवार मानचित्र जिसको वॉल मैप बोलते हैं, एक एटलस मानचित्र जिसको हम एटलस मैप बोलते हैं।
वे मानचित्र जो RF 1:2.5 लाख से छोटी मापनी पर बने होते हैं, मतलब 2.5 लाख से बड़ा मान, 2.5 लाख से आगे चले जाओ 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक, 4 करोड़ तक, ठीक है। उसके बीच में जो मानचित्र बनते हैं वो कैसे होते हैं? लघु मापनी के मानचित्र। ध्यान से सुनो, एक अनुपात कितना, 1:2.5 लाख से लेकर 1:2 करोड़ मान लेते हैं हम, ठीक है। 1:2.5 लाख से 1:2 करोड़ के बीच की मापनी में जो मानचित्र बने जाते हैं उनको हम लघु मापनी के मानचित्र कहते हैं। और यदि 1:1 से लेकर 1:2.5 लाख के बीच में जो मानचित्र बनते हैं उन्हें हम वृत्त मापनी के मानचित्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह मत मानना कि 2 करोड़ ही है, 2 करोड़ मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर आप 3 करोड़ भी सेट कर लो, 4 भी कर लो, 5 भी कर लो, 6 भी कर लो, आपकी मर्जी है जितने करोड़ सेट करो, ठीक है। अब देखो भाई आगे, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लिखते हैं भू संपत्ति मानचित्र। कौन सा? भू संपत्ति मानचित्र। कि भू संपत्ति मानचित्र क्या है भाई लोगों, मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले बताता हूँ, भू संपत्ति मानचित्र इंग्लिश में बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं इसको, कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है। और यदि कैडेस्ट्रल का हिंदी अर्थ देखा जाए तो कैडेस्ट्रल का मतलब होता है संपत्ति रजिस्टर या भूस्वामित्व सीमा चक्र मानचित्र, ठीक है। कैडेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? या तो संपत्ति रजिस्टर या भूस्वामित्व सीमा चक्र मानचित्र, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। भू संपत्ति का मतलब क्या है? संपत्ति रजिस्टर या भूस्वामित्व सीमा चक्र मानचित्र, ठीक है। भू संपत्ति मानचित्र की जो मापनी होती है वो कितनी होती है? देखो मैंने 2 अलग अलग इकाइयों में दिखाया है, 1:3960 से लेकर 1:1980, ठीक है। 1:3960 से लेकर 1:1980, एक तो ये। दूसरी साइड यदि इंच और मील में पूछे तो भाई साहब मान सीधा ठोक देना। क्या ठोकना है बताता हूं मैं। 16 इंच बराबर 1 मील से लेकर 32 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। ये 2 इकाइयों में भू संपत्ति मानचित्र की मापनी है। तो भू संपत्ति मानचित्र की मापनी कितनी है? 1:3960 से लेकर 1:1980 या 16 इंच बराबर 1 मील से लेकर 32 इंच बराबर 1 मील तक, ठीक है। तो इन दोनों अलग अलग इकाइयों में याद कर लो, क्योंकि वो कैसे भी पूछ सकता है, हमें हर एक तरीके से तैयारी करनी है। अब देखो आगे भाई, भू संपत्ति मानचित्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, भू संपत्ति मानचित्र है जो सबसे बड़ी मापनी का मानचित्र है। क्या है? सबसे बड़ी मानचित्र का मापनी का मानचित्र है। मतलब यहाँ पर हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने घरों के, अपने गांव के मानचित्र बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अपने गांव के मानचित्र बनाए जाते हैं। अब देखो भाई साहब इसमें क्या होता है। देखो भू संपत्ति मानचित्र नगर नियोजन के लिए, कोई भी नगर का आप प्लानिंग, जैसे प्लॉट कटने के काम होते हैं ना, जैसे कोई भी नगर बसता है तो उसमें प्लॉट कटते हैं, वो काम। ग्रामीण भूमि उपयोग व ग्रामीण बस्तियां, आप अपने गांव के ऊपर मानचित्र बनाना चाहते हो तो आप भू संपत्ति मानचित्र को फॉलो करोगे। व्यक्तिगत क्षेत्रों व भवनों की सीमा अंकित करने के लिए, यदि आप देखना चाहते हो मानचित्र में कि मेरा खेत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मेरा खेत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, आप अपने खेत को अपने गांव के मानचित्र में देखना चाहते हो, आप किसका मानचित्र बनाओगे? कैडेस्ट्रल मैप का। नागरिकों के भूमि संबंधित निपटाने हेतु, वही बात हो गई, मकानों की सीमा देखने के लिए, खेतों की बाउंड्री देखने के लिए, खेतों के बीच में जो रास्ते हैं उनको देखने के लिए कैडेस्ट्रल मैप बनाया जाता है। किसी गांव का मानचित्र बनाने हेतु कैडेस्ट्रल मैप। भूमि भवन कर, लगान आदि वसूल करने के लिए, भूमि भवन कर और लगान आदि को वसूल करने के लिए, ठीक है। भूमि भवन कर या भूमि भवन लगान को वसूल करने के लिए कौन से मैप बनाए जाते हैं? कैडेस्ट्रल मैप बनाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना, कैडेस्ट्रल मैप का ये एक ऐसा उपयोग है जो पेपर में पूछ सकता है कि भूमि भवन कर एवं लगान आदि की वसूली के लिए आप किस प्रकार का मानचित्र बनाने के लिए तैयार होंगे।
तो वो रहेगा भू संपत्ति मानचित्र, कैडस्ट्रल मैप। खेतों की सीमाएं दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र बनाओगे, वही कैडस्ट्रल मैप। ठीक है, तो ये थे हमारे कैडस्ट्रल मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र के उपयोग। अब हम पढ़ते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप। क्या पढ़ते हैं, टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र। देखो भाई साहब, मापनी कितनी है इसकी, 1:2.5 से 1:62,500। ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्र की मापनी 1:2.5 से लेकर 1:62,500 तक। और यदि हम इसको मील या इंच में देखें तो देख लो भाई, 1 इंच बराबर 4 मील से लेकर 1 इंच बराबर 1 मील तक। ठीक है, तो स्थलाकृतिक मानचित्र की मापनी कितनी होती है, 1 इंच बराबर 4 मील से लेकर 1 इंच बराबर 1 मील तक, या 1:2.5 से लेकर 1:62,500। ठीक है, ये दोनों एक साथ याद करनी है, ये दोनों एक साथ याद करनी है। इंच इंच एक साथ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक साथ। अब देखो भाई साहब, इसमें अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति एवं स्थिति को देखकर उसे धरातल पर, इसमें अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति एवं स्थिति को देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सकता है। इसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। भाई साहब, स्थलाकृतिक मानचित्र की एक सबसे बढ़िया विशेषता है, सपोज डैट मैंने क्या किया, ये स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया मेरे गांव का, और उसमें मैंने ये अपने गांव में क्या किया, मैंने ये अपने गांव का एक मानचित्र बनाया, और इस अपने गांव के मानचित्र में क्या किया, मैंने ये अपने खेतों को दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये रामफूल का खेत है, ये बिमला का खेत है, ये सीमा का खेत है, ये नरेश का खेत है, ये मुनेश का खेत है, ये सोनम का खेत है। मैंने सभी के खेत अलग अलग दिखा दिए। ठीक है, अब कैडस्ट्रल मैप की क्या विशेषता होती है, टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मैप की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप इस खेत को यदि मानचित्र में देखोगे ना, तो इस खेत को आप रियलिटी में जाकर पहचान जाओगे। इस खेत को आप मानचित्र में देखते ही पहचान जाओगे कि यह सीमा का खेत है, इसको देखते ही पहचान जाओगे कि यह बिमला का खेत है, इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि यह रुक्मणी का खेत है, इसको देखते ही पहचान जाएगा कि ये फूल सिंह का खेत है, इसको देखते ही पहचान जाएगा कि ये बीच में रामपाल का खेत है। मतलब आप मानचित्र में आकृतियों को देखकर बिल्कुल एज इट इज धरातल पर बिल्कुल आसानी से पहचान जाओगे। किसमें, स्थलाकृतिक मानचित्र में। यदि आपका मकान यहाँ बना हुआ है तो आप तुरंत मानचित्र में देखते पहचान जाओगे कि भाई साहब ये मेरा मकान, और इस मकान के पास में ये रामफूल का खेत रहा, दूसरे साइड में ये गोपाल सिंह का खेत रहा। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मानचित्र की सबसे बेस्ट बात है कि इसमें आप कोई भी स्थलाकृति, कोई भी आकृति को, कोई भी लक्षण को मानचित्र में देखकर उसे वास्तविक धरातल पर बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, अब भाई साहब देखो, इस मापनी, इस जो स्थलाकृतिक मानचित्र है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अरे प्यारे साथियों देखो रे, मैं बताता हूँ इसका उपयोग। देखो, स्थलाकृतिक लक्षण, जो स्थलाकृतिक मानचित्र है उसका उपयोग किया जाता है। स्थलाकृतिक लक्षण जैसे उच्चावच है, अपवाह प्रणाली है, जलाशय है, वन है और दलदल है। स्थलाकृतिक जो भी लक्षण है जैसे उच्चावच है, अपवाह प्रणाली है, जलाशय है, वन है, दलदल है, इनको दिखाने के लिए, रेल मार्ग को दिखाने के लिए, समुच्चय रेखाओं को दिखाने के लिए, नदियों व झीलों को दिखाने के लिए, मानव बस्तियों को दिखाने के लिए, सड़क मार्ग को दिखाने के लिए। ठीक है, इन सभी को दिखाने के लिए टोपोग्राफिकल मैप का उपयोग किया जाता है। और यदि आप बहुत डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो इनका कलर भी याद कर लो। नेट जेआरएफ में तो पूछता नहीं है, कॉलेज लेक्चर में पूछ सकता है। टोपोग्राफिकल मानचित्र में रेल मार्ग को काले रंग से दिखाया जाता है, समुच्चय रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है, नदियों व झीलों को नीले रंग से दिखाया जाता है, मानव बस्ती व सड़क को लाल रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा आगे।
देखो यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी बहुत प्यारी, मेरे को तो बड़ी मस्त बात लगी थी। आपको लगे ना लगे भाई साहब मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को बड़ी मस्त लगी। कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। भू संपत्ति मानचित्र में व्यक्तिगत क्षेत्रों एवं भवनों की सीमाएं अंकित होती है। जो भू संपत्ति मानचित्र होता है उसमें व्यक्तिगत क्षेत्रों एवं भवनों की सीमाएं अंकित होती हैं, जबकि स्थलाकृतिक मानचित्रों में व्यक्तिगत क्षेत्रों अथवा भवनों को दिखलाने के बजाय स्थलाकृतिक लक्षण, उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलाशय, वन, दलदल आदि को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, भू संपत्ति मानचित्र में व्यक्तिगत क्षेत्रों, भवनों की सीमा आदि को दिखाया जाता है। वहीं टोपोग्राफिकल मानचित्र में व्यक्तिगत क्षेत्रों, भवनों को दिखाने की बजाय स्थलाकृतिक लक्षण जैसे उच्चावच है, नदी है, झील है, तालाब है, पर्वत है, प्रवाह प्रणाली है, वन है, इन सभी को दिखाया जाता है। ठीक है, तो भू संपत्ति मानचित्र कैडस्ट्रल मैप किसके काम आता है? व्यक्तिगत क्षेत्रों और भवनों को दिखाने के लिए। टोपोग्राफिकल मैप किस में काम आता है? स्थलाकृतिक लक्षण, उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलाशय, वन, दलदल आदि को दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। देखो यहां पर मैंने एक और कंफ्यूजमेंट दिया आपका। देखो दो मानचित्र होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पेपर में पूछ लेता है वो, हमें कंफ्यूज भी कर देता है ये। एक होता है भौगोलिक मानचित्र, एक होता है स्थलाकृतिक मानचित्र। टोपोग्राफिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप। यदि किसी मानचित्र की मापनी 1:2.5 लाख से छोटी होती है तो उसे हम भौगोलिक मानचित्र कहते हैं, और यदि किसी मानचित्र की मापनी 1:2.5 लाख से बड़ी होती है तो उसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, 1:2.5 लाख से बड़ी मतलब 1:1 की ओर आ रही है। 1:2.5 लाख से छोटी मतलब 1:2.5 लाख से 1:2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की ओर जा रही है। ठीक है, तो जो मानचित्र 1:2.5 लाख से छोटी मापनी पर बने होते हैं उन्हें जियोग्राफिकल मैप बोलते हैं, और जो मानचित्र 1:2.5 लाख से बड़ी मापनी पर बने होते हैं उन्हें हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। ठीक है, इन्हें आप दूसरी इकाइयों में भी याद कर सकते हो। कैसे? ये तो सेंटीमीटर में 1 इंच बराबर 4 मील या 1/4 इंच, 1 इंच बराबर 4 मील या 1/4 इंच। ठीक है, तो 1 इंच बराबर 4 मील या 1/4 इंच से छोटी मापनी के मानचित्र ज्योग्राफिकल मानचित्र होते हैं। 1 इंच बराबर 4 मील या 1/4 इंच से बड़ी मापनी के मानचित्र टोपोग्राफिकल मानचित्र होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस ये सब दौर पढ़ लो, बाई चांस टपक जाए कॉलेज लेक्चर में, नेट जर्फ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, सुनो। मीट्रिक प्रणाली अपना लेने के पश्चात भारत में 1 इंच मानचित्र की मापनी 1:62,500 से को 1:50,000 की मापनी में परिवर्तित किया जा रहा है। जब से भारत ने मीट्रिक प्रणाली अपनाई है उसके बाद, भारत ने जब से मीट्रिक प्रणाली अपनाई है उसके बाद से 1 इंच मानचित्र की मापनी कितनी है? 1:50,000 है। पहले कितनी थी? 1:62,500 थी। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली अपना लेने के पश्चात भारत में 1 इंच मानचित्र की मापनी 1:62,500 को 1:50,000 में बदल दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले कि मीट्रिक प्रणाली को अपनाने के पश्चात भारत में 1 इंच मापनी का मान कितना होता है, तो वो होता है 1:50,000। पहले कितना था? 1:62,500। चलो अब हम पढ़ते हैं दीवार मानचित्र। भाई साहब दीवार, नाम से पता चलता है दीवार। पहली बात तो ये सोच लो कि इसका नाम दीवार क्यों रखा, वॉल मैप क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि इसका कुछ दीवार से संबंध है। तो जो मानचित्र भाई साहब दीवारों के ऊपर लटके रहते हैं ना, वो सारे के सारे दीवार मानचित्र होते हैं। स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी जो मानचित्र दीवार पर लटका हुआ ना, वो क्या है? वॉल मैप है। मैं समझाता हूँ कैसे क्या रामलीला है। देखो, दीवार मानचित्र या वॉल मैप स्कूल एवं कॉलेजों में दीवारों पर लटकाए जाने के कारण
इन्हें दीवार मानचित्र कहते हैं। स्कूल व कॉलेजों में दीवारों पर लटकाए जाने के कारण इन्हें दीवारी मानचित्र कहते हैं। अब देखो क्या, देखो भाई साहब मैं दिखाता हूँ, देखो इन्हें समस्त संसार, महाद्वीप, देश, तहसील, राज्य दर्शाने के लिए बनाया जाता है। जो मानचित्र दीवारों पर लटके होते हैं उसमें आपको कभी भी अपने गांव का मानचित्र या गांव का नक्शा देखने को नहीं मिलेगा। दीवारों पर जो मानचित्र लटके होते हैं उसमें या तो आपको वर्ल्ड का मानचित्र देखेंगे, या महाद्वीप का देखेंगे, या किसी देश का, या किसी तहसील का, या किसी राज्य का। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए गए दीवारी मानचित्र की मापनी, ये भी ध्यान रख लो भाई लोगों कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए गए दीवारी मानचित्र की मापनी। तो ओवरऑल सीधे सीधे शब्दों में कह दें, दीवारी मानचित्र की मापनी कितनी होती है? 1:1.5 करोड़ से लेकर 1:25 लाख के बीच में। ठीक है, 1:1.5 करोड़ से 1:25 लाख के बीच में जो मापनी पर जो मानचित्र बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉल मैप कहते हैं। दोबारा से सुन लो, 1:1.5 करोड़ से 1:25 लाख की मापनी के बीच में जो मानचित्र बने हुए हैं वो कौन से हैं? वॉल मैप है, दीवार मानचित्र है। ठीक है, अब चलो आगे। एटलस मानचित्र, एक शब्द याद रख लो भाई साहब, ये मानचित्र प्राय 1:2 करोड़ से छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं। मतलब 1:2 करोड़ से 1:50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ के बीच की मापनी में बनाए जाते हैं। मतलब वो मानचित्र जो प्राय 1:2 करोड़ से छोटी मापनी पर बनाए जाते हैं उन्हें हम एटलस मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, देखो भाई साहब बहुत प्यार की बात है यहाँ पर, सुन लो। इस मानचित्र द्वारा किसी देश, महाद्वीप, पूरे विश्व के विभिन्न तत्वों के वितरण को एक नज़र में देखना संभव हो जाता है। जो दीवार मानचित्र है, सॉरी हाँ एटलस मानचित्र, जो एटलस मानचित्र है, एटलस मानचित्र द्वारा किसी देश, किसी महाद्वीप या पूरे विश्व के विभिन्न तत्वों के वितरण को एक नज़र में देखना संभव हो जाता है। जैसे दीवार पर लटका हुआ है विश्व का मानचित्र, उसमें आप सभी देशों को देख सकते हो, एक एक को, भाई ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो क्या कर रहे हो? विश्व का एक फिजिकल का मैप रखा हुआ है जिसमें पर्वत, पहाड़, झील सब कुछ दिखा हुआ है। तो एक मानचित्र में आप विभिन्न तत्वों को, पूरे विश्व के विभिन्न तत्वों को एक नज़र में देख पा रहे हो। ये सबसे बड़ी खासियत किसी है? एटलस मानचित्र की है। और ध्यान से पढ़ लो भाई, मापनी के आधार पर अवरोही क्रम, बड़ी मापनी से छोटी मापनी की ओर। ध्यान रखना, सबसे बड़ी मापनी होती है भूसंपत्ति मानचित्र की, उससे छोटी मापनी होती है स्थलाकृतिक मानचित्र की, इससे छोटी मापनी होती है दीवार मानचित्र की, सबसे छोटी मापनी होती है एटलस मानचित्र की। ठीक है, सबसे बड़ी मापनी कैडेस्ट्रल मैप की, उससे छोटी टोपोग्राफिकल मैप की, उससे छोटी वॉल मैप की, और सबसे छोटी मापनी एटलस मैप की। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ मापनी के अनुसार मैंने कुछ दिखाया आपको, ये ध्यान रखना, पूछ लेता है पेपर में, नेट जेआरएफ में तभी तक पूछा नहीं, कॉलेज लेक्चर में पूछ ले। वो पूछता क्या है, याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, कि निम्नलिखित मानचित्रों को उनकी मापनी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो हमें पता नहीं चल पाता कि भाई साहब कौन सा मानचित्र कौन सा किस प्रकार का है। ठीक है, तो मापनी के अनुसार बड़ा मापक या बड़ी मापनी वाले मानचित्र, बाद में हम बात कर लेंगे छोटी मापनी वाले मानचित्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने अलग अलग भागों में भी डिवाइड कर दिया, जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत डिटेल से पढ़ा दें। ये क्या है? मापनी का बढ़ता क्रम। सबसे छोटी मापनी, देखो सबसे बड़ी मापनी से चलो, सबसे बड़ी मापनी खेत या निजी फार्म का मानचित्र, उससे छोटी मापनी मंदिर या मस्जिद का मानचित्र, उससे छोटी मापनी कॉलोनी का मानचित्र, और ये तीनों कैसे हैं? भूसंपत्ति मानचित्र है। कॉलोनी के मानचित्र से छोटा नगर का मानचित्र,
नगर के मानचित्र की मापनी से छोटी गांव का मानचित्र, गांव के मानचित्र से छोटी मापनी पंचायत समिति का मानचित्र, और पंचायत समिति से छोटी मानचित्र की मापनी पटवार मंडल मानचित्र। ठीक है, और ये जो चार है ना, कौन कौन से, नगर का मानचित्र, गांव का मानचित्र, पंचायत समिति का मानचित्र, पटवार का मंडल का मानचित्र, ये चारों कैसे हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इनको क्रम से याद कर लो, ऐसे एक बार में याद हो जाएंगे, इस तरीके से याद कर लो चाहे तो। ये तरीका कौन सा होगा, मापनी का घटता क्रम। ठीक है, मापनी में कमी, ये क्रम कौन सा है, मापनी में वृद्धि। आप कैसे याद कर लो, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आप इसको इस तरीके से याद करोगे, सबसे बड़ी मापनी ये रही, उससे ऊपर धीरे धीरे जाते जाओगे और छोटी मापनी की ओर चले आओगे। ठीक है, उसके बाद देख लो भाई, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, फिर हम बड़ी मापनी से बात कर रहे हैं, छोटी मापनी की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिला व तहसील का मानचित्र, राज्य का मानचित्र, भौतिक प्रदेश का मानचित्र, नदी बेसिन का मानचित्र, देश का मानचित्र, ये वर्ल्ड मैप है। महाद्वीप का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, ये एटलस मैप है। और ये मापनी का क्या है, कमी है। यदि आप जिला व तहसील का मानचित्र है तो वो सबसे बड़ी मापनी का, ये सबसे बड़ी मापनी का मानचित्र है, ये उससे छोटी मापनी का मानचित्र, ये उससे छोटी मापनी का मानचित्र, ये उससे छोटी मापनी का मानचित्र, ये इससे छोटी मापनी का मानचित्र, ये इससे छोटी मापनी का मानचित्र, और ये सबसे छोटी मापनी का मानचित्र। ठीक है, तो सबसे छोटी मापनी का मानचित्र विश्व का मानचित्रण है, और सबसे बड़ी मापनी का मानचित्र कौन सा है, खेत या निजी फार्म का मानचित्र। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर आ गए थे हम, यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। ठीक है, कोई भी जो भी स्थलाकृतिक लक्षण है पृथ्वी के धरातल का, उसके आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कौन सा भाई साहब, उच्चतादर्शी मानचित्र। कौन सा, उच्चतादर्शी मानचित्र, हाइपोसोमेट्रिक मैप। ठीक है, इस मानचित्र में स्थलाकृतिक लक्षणों तथा उच्चावचों के निरूपण पर विशेष बल दिया जाता है। जो उच्चतादर्शी मानचित्र है उसमें क्या किया जाता है, इस मानचित्र में स्थलाकृतिक लक्षणों तथा उच्चावचों के निरूपण पर स्पेशली फोकस रखा जाता है, इनके ऊपर स्पेशल जोर दिया जाता है। तो उच्चतादर्शी मानचित्र हाइपोसोमेट्रिक मैप में किसके ऊपर जोर दिया जाता है, स्थलाकृतिक लक्षणों तथा उच्चावच के निरूपण पर। देखो भाई लोगों, देखो उच्चतादर्शी मानचित्र में हैसुर प्रणाली, समोच्च रेखाएं, तल चिन्ह जिनको बेंच मार्क बोलते हैं, एवं स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट आदि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम उच्चावच को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए है हैसुर प्रणाली है, समोच्च रेखाएं है, बेंच मार्क है, स्पॉट हाइट है। स्पॉट हाइट, बेंच मार्क, समोच्च रेखा, हैसुर प्रणाली, चारों किससे संबंधित है, उच्चावच को प्रदर्शित करने से। अब आगे चलो भाई साहब, अब आता है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। कौन सा आता है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। देखो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र में क्या है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार के मानचित्र में स्थलाकृतिक लक्षणों की जगह सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्रधानता दी जाती है। प्लेनीमेट्रिक मैप में क्या होता है कि भाई साहब इस प्रकार के मानचित्र में स्थलाकृतिक लक्षणों की बजाय सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन पर प्रधानता दी जाती है, पर बल दिया जाता है। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र में क्या हो रहा है, सीधा ध्यान में आना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर स्थलाकृतिक लक्षणों की बजाय सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्रधानता दी जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
प्लेनीमेट्रिक मानचित्र स्थलाकृतिक लक्षणों की जगह सांस्कृतिक एवं आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्रधानता दी जाती है। अब थोड़ा आगे चलो प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं ट्रैकोग्राफिक मानचित्र। कौन सा? ट्रैकोग्राफिक मानचित्र। इसमें क्या होता है? अरे टैकोग्राफिक मानचित्र में क्या होता है? ट्रैकोग्राफिक मानचित्र, इसमें औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावच दोनों का साथ साथ प्रदर्शन किया जाता है। ट्रैकोग्राफिक मैप में क्या होता है? ट्रैकोग्राफिक मैप में औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावच दोनों का साथ साथ में प्रदर्शन किया जाता है। अब चलो आगे, अब हम पढ़ते हैं मोर्फोग्राफिक मैप। मोर्फोग्राफिक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृतिक मानचित्र, मोर्फोग्राफिक मैप। किसी प्रदेश के उच्चावच लक्षणों को चित्र में प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मोर्फोग्राफिक में क्या होता है? यहाँ पर कोई भी उच्चावच है उसको चित्र में प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? चित्र में प्रतीकों के द्वारा। मैं बताता हूँ कैसे। यदि आप ये मानचित्र है, इसमें किसी पेड़ को दिखा रहे हो, जैसे ये धरातल पर पेड़ है, ये मकान है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से एक मंदिर है, ठीक है। अब इनको आप मानचित्र में दिखा रहे हो, और मोर्फोग्राफिक मानचित्र में, तो आप मोर्फोग्राफिक मानचित्र में क्या करोगे? यहाँ पर पेड़ का डायग्राम बनाओगे, मंदिर को दिखाने के लिए एक मंदिर का डायग्राम बनाओगे, मकान को दिखाने के लिए एक मकान का मानचित्र बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, आदमी को दिखाने के लिए एक आदमी का डायग्राम बनाओगे, इसके अलावा झील को दिखाने के लिए एक झील का डायग्राम बनाओगे। मतलब मोर्फोग्राफिक मानचित्र में क्या होता है? किसी प्रदेश के उच्चावच लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से चित्र में प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। पर्वत को दिखाने के लिए पर्वत बना दिया जाता है, पहाड़ को दिखाने के लिए पहाड़ बना दिया जाता है, पेड़ को दिखाने के लिए पेड़ बना दिया जाता है, मकान को दिखाने के लिए मकान बना दिया जाता है, झील को दिखाने के लिए झील बना दी जाती है। किसमें? मोर्फोग्राफिक में, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलो, अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल मैप, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र। अरे भाई लोगों, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र, इसके प्रतिपादक कौन है? पैंक महोदय हैं। इसकी मापनी क्या है? 1:10,00,000। यदि इंच और मील में देखी जाए तो 1 इंच बराबर 15.78 मील, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैप की मापनी क्या है? 1:10,00,000 या 1 इंच बराबर 15.78 मील, ठीक है। और इंटरनेशनल मैप के प्रतिपादक कौन है? पैंक महोदय। अब थोड़ा आगे चलो प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं रचना शैली के आधार पर मानचित्र। अरे रचना शैली के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक मानचित्र और एक मात्रात्मक मानचित्र। इन दोनों के बारे में फुल डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। मात्रात्मक मानचित्र, गुणात्मक मानचित्र के बारे में फुल डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा देख लो भाई साहब, एक होता है उद्देश्य या किसके? उद्देश्य या विषय वस्तु के अनुसार मानचित्र। किसके अनुसार? उद्देश्य या विषय वस्तु के अनुसार। अरे भाई लोगों, इकोनॉमिक मानचित्र, फिजिकल मानचित्र, हिस्टोरिकल मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट मानचित्र, आइसोगोनिक मानचित्र और एस्ट्रोनॉमिकल मानचित्र, और इसी तरीके से बहुत सारे और भी मानचित्र हैं। मतलब उद्देश्य के अनुसार, आपका क्या उद्देश्य है उसके अनुसार जो मानचित्र बनाया जाता है ना, उसको इस रूप में रखा जाता है। आप इकोनॉमिक बेस पर मानचित्र बना रहे हो, इकोनॉमिक मानचित्र हो गया। आप राजनीतिक बेस पर मानचित्र बना रहे हो, पॉलिटिकल मैप हो गया। आप फिजिकल बेस पर मानचित्र बना रहे हो, फिजिकल मैप हो गया। आप इतिहास के आधार पर मानचित्र बना रहे हो, हिस्टोरिकल मैप हो गया। आप जनसंख्या के आधार पर मानचित्र बना रहे हो, पॉपुलेशन मैप हो गया। आप सेटलमेंट मैप बना रहे हो, बस्तियों के आधार पर मैप बना रहे हो, सेटलमेंट मैप हो गया। तो इस तरीके से होता है ये सारा सारा। इसके और भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। बाकी यहाँ से कभी अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं, आगे पूछ ले जिसका हम कहेंगे नहीं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और इनके अलावा कोई और भी भाग देता है, बिल्कुल सिंपल सा है, सब सही कर देंगे।
ठीक है, तो ये था मानचित्रों का कंप्लीट प्रकार। इसी के साथ हमारे मानचित्रों के जो प्रकार थे, टाइप्स ऑफ मैप, वो कंप्लीट होता है, बिल्कुल फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में पेड बैच ज्वाइन कर लो, धुआंधार पारी मचाएंगे, यहीं से क्वेश्चन टपकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। 1 मिनट कहाँ गया पेन, सिट, ओ तेरी या तो दिक्कत होगी।